मैं चौधरी साहब चौधरी एज अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी क्लास 6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। डेली हम बुक वाइज चैप्टर एनालिसिस करेंगे। दूसरा वीडियो हम बनाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तीसरा हम बनाएंगे जिसमें यूपीएससी और पीसीएस के क्वेश्चन जो हमारे होंगे उनको हम कवर करेंगे। एक चैप्टर के ऊपर 3 वीडियो बनाएंगे तो आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा और आपको साथ साथ जो आपका क्लियर ना और साथ साथ आपको हम क्वेश्चन भी करवाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके यूपीएससी में और पीसीएस का जो क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें पूछे जा सकते हैं। तो डेली हर रोज वीडियो देखें, कोई भी आपका ऐसा टॉपिक नहीं रहने वाला जो आपका छूट जाए। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 विविधता की समझ। इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हम वहीं करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वहीं डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा होगा, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं वो भी बताना है। तो हम देखेंगे कि उत्तर त्योहारों की सूची है। तो उत्तरी जो त्योहार हैं, उत्तर भारत में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से होंगे, या त्योहार जो हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद और क्रिसमस। ये जो त्योहार है हमारे इंडिया के अंदर मनाए जाते हैं। कौन से? लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद और क्रिसमस। ये जो सभी त्योहार हैं ये हमारे इंडिया के अंदर मनाए जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो होते हैं, लेकिन रिलीजियस जो है वो भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसमें कुछ धर्म के जो लोग हैं वो कुछ फेस्टिवल्स को नहीं मनाते हैं। लेकिन सभी जो समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर ईसाई हो, जो भी रिलीजियस से रिलेटेड लोग होते हैं वो सभी त्यौहार मनाते हैं। वो कौन कौन से होंगे? गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस। जो गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस जो है वो पूरे हमारे इंडिया के अंदर हर एक इंसान के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आपके अनुसार भारत की जो समृद्ध है और एवं जो विविधता है वो विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। तो आप सभी को पता है कि हमारा भारत जो है वो विविधता वाला देश है। चैप्टर एनालिसिस में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है विविधता या समानता क्या होती है। तो हमारे देश के अंदर विविधता, हमारा भारत देश जो है वो विविधता वाला देश है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं। यहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। हमारे देश के अंदर क्या है, अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। हमारे इंडिया के अंदर क्या है, अलग अलग जाति वाले लोग हैं। हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग भाषाओं वाले हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मलयालम बोलता है। तो सभी भाषाओं से रिलेटेड लोग हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं। धर्मों आदि के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार के रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो हमारे इंडिया में रहते हैं। भारत विविधता वाला देश क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में 8 धर्म है और हमारे इंडिया के अंदर उन 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं। तो विविधता आना एक आम बात है। उसके अलावा खान पान, रहन सहन के ढंग और पहनावे में भी उनमें विविधता देखी जा सकती है। क्या कहा गया है कि इसके अलावा जाति, भाषा और धर्म के अलावा अगर हम बात करें तो खान पान, रहन सहन के ढंग और पहनावे में भी उनमें विभिन्नता देखी जा सकती है।
क्योंकि अलग अलग स्टेट से लोग या अलग अलग रीजन से जो लोग बिलोंग करते हैं या अलग अलग धर्मों से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो उनकी वेशभूषा भी, उनका खाने पीने का जो ढंग है वो भी सब अलग होते हैं। किसी को कोई खाना पसंद है, किसी को कोई है, किसी की वेशभूषा कैसी है तो किसी स्टेट में अलग वेशभूषा है। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। तो इसीलिए हमारे भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। हम जब विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनसे मित्रता करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम उनकी भाषा हो गई, उनका रहन सहन, उनके पहनावे के बारे में भी जानते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। क्या कह दिया गया है कि जब हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं तो हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनके साथ हमारी जब दोस्ती होती है या हम उनके साथ पढ़ते हैं या काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी भाषा सीख जाते हैं, उनका खाना पीना सीख जाते हैं, उनका रहन सहन सीख जाते हैं। तो इस प्रकार भाषा, भोजन, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। इस कारण से क्या होता है, अलग अलग लोगों से मिलने के कारण भाषा, भोजन और संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता है। कुछ चीजें हम उनको अपनी सिखाते हैं और कुछ चीजें हम दूसरे लोगों से उनकी सीख लेते हैं और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी कि मिली जुली संस्कृति उभरती है, जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। और इस प्रकार जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं तो क्या होता है, एक मिली जुली संस्कृति उभरकर हमारे सामने आती है। क्योंकि अगर हम हिंदी बोलते हैं और अगर हम आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो वहां पे लोग तेलुगु बोलते हैं। अगर हम वहां लंबे टाइम रहेंगे तो हमारे साथ जो पढ़ते होंगे या हमारे जो फ्रेंड होंगे, हम उनको हिंदी सिखा देंगे और उनसे तेलुगु सीख लेंगे। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ का खाना हमारा जो है उत्तर भारत का, यहाँ पे हम रोटी खाते हैं, वहां के लोग क्या है, चावल खाते हैं, ज्यादातर मछलियां भी खाते हैं बिहार में लोग, तो उस साइड जाएंगे तो इस प्रकार जो खाना पीना, रहन सहन, सब प्रकार की जो चीजें हैं हम एक दूसरे से आती जाती रहती है हमारी एक दूसरे में, उनसे हम उनसे सीख लेते हैं उनकी और हम सिखा देते हैं उनको अपनी। तो इस प्रकार क्या होता है, एक मिली जुली जो संस्कृति है वो उभरकर हमारे सामने आती है, जिससे क्या होता है, हमारा जीवन और भी बेहतर बन जाता है, नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। क्या पूछ लिया गया आपसे कि आपके अनुसार अनेकता में एकता का जो विचार है वो भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पुस्तक लिखी थी उसके बारे में यहां पे पूछा गया है कि भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बुक लिखी थी वो उसका क्या नाम था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज। तो पूछा गया है कि अनेकता में एकता का जो विचार है वो भारत के लिए कैसे उपयुक्त है, और जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिए गए इस वाक्यांश में, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज जो है उस किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो अनेकता में एकता जो वर्ड हैं ये किस पुस्तक में है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिए गए हैं। तो पूछा गया है कि उससे नेहरू जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर विभिन्नताएं बहुत ज्यादा हैं, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, काम के आधार पर, जेंडर के आधार पर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। और उसके बाद भी हम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो क्या कह दिया गया कि भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। क्या कह दिया गया कि इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश के ऊपर, तो सभी प्रकार के लोग जो थे अपने धर्मों को, भाषा को या क्षेत्र को छोड़कर सब लोग एक साथ मिलकर आगे आए ताकि हमारे देश को आजादी मिल सके। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। क्या कह दिया गया कि हमारे जब भारत की स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें
अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग भी शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया। क्या किया? जो विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग आए सभी इकट्ठे होकर, यानी कि अनेकता में एकता, सभी लोग जो थे अपने धर्म जाति सबको भूलकर अपने आगे आए और उन्होंने क्या किया? आंदोलन किए, एक साथ जेल भी गए, अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से उन्होंने विरोध भी किया। लोगों ने दिखा दिया था अंग्रेजों को कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। अंग्रेज क्या सोचते थे कि भारत इतनी विभिन्नता वाला देश है तो ये लोग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो हम करते रहेंगे। लेकिन उनकी एक गलत फहमी थी, क्योंकि भारत में क्या है? अनेकता में एकता है। इतने विभिन्न प्रकार की विविधताएं होने के बावजूद भी जब हमारे देश पर कोई मुसीबत आती है तो हम सब कुछ अपने धर्म जात सब भूलकर एक साथ इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। और इसी प्रकार हमारा देश को आज़ादी मिली थी, क्योंकि अंग्रेजों की गलतफहमी जो है हमारे पूरे इंडिया ने एक साथ खड़ा होकर उनकी गलतफहमी को दूर कर दिया था। आफ्टर दैट जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है उसमें क्या लिखा गया है कि भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं की स्वीकार करने की भावना है। यानी कि हम क्या करते हैं, अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे मेरे मुस्लिम भी दोस्त होंगे, मेरे को मस्जिद जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई मुस्लिम फ्रेंड होगा, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम क्या उनके हिंदू भी दोस्त मिलेंगे, क्रिश्चियन के भी दोस्त मिलेंगे। तो इस प्रकार क्या है, हमारे देश में इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी हम किसी भी प्रकार का एक दूसरे से वैर भाव नहीं रखते हैं, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। तो भारत में जो विविधताएं हैं उसके बाद भी हमें एकता देखने को मिलती है। वो इतनी ज्यादा गहरी है कि बाहर से वो थोपी नहीं गई है कि आपको एक रहना है, बल्कि हमारे वो दिल से आती है कि हम पूरे भारतीय जो हैं, हम ऑल आर इंडियन। भले ही हमारा धर्म कुछ हो, जात कुछ हो, लेकिन हम सभी उससे पहले एक भारतीय हैं। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। आफ्टर दैट our next question is, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। क्या पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में, तो ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए। एक पंक्ति को हमें देखना है कि उस गाने में ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से वो झलकाता है कि भारत में एकता है। तो खून के हमारे प्यारे बहा के जाना, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में गाया गया था। गाने की निम्नलिखित पंक्तियां हिंदू मुस्लिम एकता को निश्चित रूप से झलकाती हैं। तो वो कौन सी दो लाइन है? हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली। क्या कह दिया गया है पहली लाइन में कि हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली। आपको पता है कि जो होली है वो हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन मेरे प्यारे जो मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, मुस्लिम रिलीजियस के जो लोग हैं, वो भी आज हम सब के साथ मिलकर क्या करते हैं? होली मनाते हैं। क्योंकि विविधता में एकता, हमारे देश के अंदर एकता है, तो हम सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। हिंदू और मुस्लिम होली मनाते हैं तो हम रमजान मनाते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि नहीं वो मुस्लिम है हम हिंदू हैं, या फिर वो हम मुस्लिम हैं वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है वो पारसी हैं। तो इस प्रकार का जो भेदभाव है हमारे इंडिया में नहीं है। अनेकता में एकता ही हमारा मेन मोटिव है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे लद्दाख और केरल के बारे में। चैप्टर एनालिसिस में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम करेंगे इसके बाद में आपसे लद्दाख और केरल के बारे में। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन बनता है लद्दाख और केरल के बारे में। तो अभी तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे लद्दाख और केरल के बारे में।
तो यहाँ पे हम देखेंगे लद्दाख के बारे में सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाया गया है, भौगोलिक स्थिति। किसकी भौगोलिक स्थिति? लद्दाख की। तो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। तो लद्दाख के बारे में क्या कहा गया है, जो उसकी ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसको क्या कहा गया है उसके बारे में, कि जम्मू और कश्मीर के जो है पूर्वी हिस्से की पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। जो लद्दाख है वो कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में। और ये एक क्या है? रेगिस्तानी इलाका है। और यहाँ पे पहाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आपको देखने के मिलेंगी। अगर लद्दाख में भोजन की बात करें कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो वहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़ या फिर मांस खाते हैं। हमने चैप्टर एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि वहाँ के लोग दूध पीते हैं, क्योंकि दूध में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स मिलता है हमें दूध के कारण। दूध से क्या मक्खन बनता है उसको भी लोग वहाँ पे खाते हैं। लोग वहाँ पे मांस बहुत ज़्यादा खाते हैं। मांस क्यों खाते हैं? क्योंकि वो जो एरिया है जो है लद्दाख, वो हमेशा वहाँ पे ठंड रहती है, तो उनको मांस खाने से उनको गर्मी मिलती है। और दूसरा रीज़न क्या मांस खाने का? क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे या खेती करना संभव नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर मांस पर निर्भर रहते हैं। आफ्टर दैट कपड़े, कि वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, तो लद्दाख के लोग जो है वो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं। आफ्टर दैट अगर उनके कामकाज की बात की जाए कि कामकाज क्या करते हैं, तो लोग खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है, जिसे ये लोग इकट्ठा करके व्यापारियों को बेचते हैं। तो क्या कहा गया है व्यवसाय के बारे में? वहाँ के लोग जो काम करते हैं तो वो लोग भेड़ पालते हैं, पश्मीना भेड़ भी हम उसको कह सकते हैं। और उससे जो ऊन मिलती है उसको भी पश्मीना ऊन कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। और उनसे पश्मीना शॉल भी बनाए जाते हैं। जो वहाँ पे जो पश्मीना जो ऊन होती है उससे क्या किया जाता है? शॉल भी बनाए जाते हैं, जिनको पश्मीना शॉल कहते हैं। तो वो शॉल भी कॉस्टली होते हैं, जिसे ये लोग इकट्ठा करके व्यापारियों को बेच देते हैं। इस ऊन को क्या करते हैं? ये व्यापारियों को बेच देते हैं। ये जो पश्मीना ऊन है ये काफ़ी सालों से वहाँ पे है। ये पश्मीना जो भेड़ है काफ़ी सालों से वहाँ पे पाली जाती है। केरल में और यहाँ पे लद्दाख में दोनों जगह यूरोप और चाइना के जो लोग थे, व्यापारी लोग, वो आते थे। तो लद्दाख में वो किस लिए जाते थे? पश्मीना ऊन के लिए जाते थे। कौन? जो चाइना और यूरोप से जो व्यापारी लोग आते थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लद्दाख के बारे में, थोड़ा और जान लेते हैं लद्दाख के बारे में, कि लद्दाख जो है, जो लद्दाख और जो केरल है उनका क्या है, कि लद्दाख और केरल का जो ज्योग्राफी है और जो हिस्ट्री है वो कुल मिलाकर सेम सेम है। क्यों? क्योंकि लद्दाख के अंदर भी पहाड़ी क्षेत्र है और केरल जो है वो भी पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या जाता है कि लद्दाख सिर्फ एक पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन जो केरल है वो एक पहाड़ी क्षेत्र भी है और उसके साथ साथ वो समुद्री किनारे भी उसके लगते हैं। तो एक समुद्री क्षेत्र भी बन जाता है वो, क्योंकि उसके समुद्री तट लगता है। और हिस्ट्री उनकी दोनों की सेम कैसे है? क्योंकि जो यूरोप और चाइना से जो आते थे लोग, व्यापारी लोग, वो लद्दाख भी जाया करते थे और वो केरल भी जाया करते थे। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे केरल के बारे में। तो चलिए देखते हैं केरल के बारे में और क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट हमारा है केरल। केरल की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है और इसकी तरफ समुद्र तथा इसके एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ क्या है? पहाड़ियां हैं। अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए केरल की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये समुद्री तट से लगता है। तो इसके एक साइड समुद्र है तो दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं। अगर यहाँ के भोजन की बात की जाए कि यहाँ के लोगों का खान पान क्या है, तो यहाँ के लोग ज़्यादातर या तो सब्जी खाते हैं या फिर चावल खाते हैं या फिर मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ के लोग। फिर यहाँ के लोगों की अगर कपड़े की हम बात करें, तो यहाँ पे लोग जो है वो सूती कपड़े पहनते हैं, जबकि लद्दाख में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्योंकि केरल में ज़्यादा ठंड नहीं होती, लेकिन लद्दाख में हमेशा ठंड होती है, तो वहाँ पे ऊनी पहनते हैं। लेकिन केरला में क्या है? सूती कपड़े पहनते लोग, क्योंकि यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए यहाँ गर्मी अधिक होती है। भूमध्य रेखा के पास होने के कारण यहाँ पे गर्मी होती है, लेकिन लद्दाख के अंदर गर्मी नहीं होती है, वहाँ हमेशा ही आपको ठंड देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कामकाज की, कि कार्य किस प्रकार का करते हैं यहाँ के लोग, कहाँ के? केरल के लोग,
तो केरल के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, खेती करना या फिर मछली पकड़ना है। जो केरल के लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं या फिर मछली पकड़ते हैं। लेकिन लद्दाख के लोग क्या करते हैं, भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। क्योंकि यहाँ का जो और वहाँ का जो जोग्राफिकल जो कंडीशन है वो अलग है, वहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है। वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। हमने चैप्टर एनालिसिस में बहुत अच्छे से सब चीज़ों को डिस्कस किया है। आप डेली चैप्टर एनालिसिस देखें, उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें, उसके बाद में यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन देखें। आपको इतना अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी हर चीज़ें कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट चैप्टर में नहीं रहेगा। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे वो करेंगे हम यूपीएससी और पीसीएस बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें आप, ताकि हमें पता लगता रहे अगर किसी प्रकार की आपको कमी दिखाई देती है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक दिखाई देती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा। अगर कुछ भी आपको चीज़ दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।